अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में कोरोना के वार शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हैं। 144 अफराद गुज़श्ता दिन जान की बाजी हार गए कोरोना की वजह से। तो कोरोना का फैलाव बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक तो आप एहतियात कीजिए, दूसरा गवर्नमेंट भी इस पर इक़दामात कर रही है। मुल्क में आप कह सकते हैं कि एक पार्शल लॉकडाउन की और कोशिश की जा रही है और उसको इम्प्लीमेंट कराने की भी आवाम से पुरज़ोर अपील की जाती है, मीडिया की जानिब से भी, हुकूमत की जानिब से भी। लेकिन अब क्योंकि मामलात कशीदा होते जा रहे हैं तो आप शायद इसको कंट्रोल करने के लिए अब आर्मी के पास एक फाइनल ऑप्शन होगा कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बतौर ज़िम्मेदार शहरी आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ख़याल कीजिए, क्योंकि अभी तक कोरोना कंट्रोल नहीं हो सका। और कोशिश कीजिए कि वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है, 60 साल से ज़ायद है, और जो SOPs दोनों के हवाले से गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको फॉलो करते हुए अपने आप को वैक्सीनेट करा लीजिए, ताकि और इससे ज़रूरी, वैक्सीन से भी ज़्यादा ज़रूरी है SOPs को फॉलो करना, ताकि बर वक्त रोका जा सके और बचा जा सके कोरोना से, और इस मुल्क को बचाया जा सके किसी भी बड़े परेशानी से। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जिनकी रिहाई बड़ी ताख़ीर का शिकार हो गई, पहले एक इख्तलाफी नोट आया और उसके बाद फुल बेंच ने समाअत की और मुतफ़िक़ा तौर पर बेल ग्रांट कर दी गई, तो आज वो बाहर आ गए हैं। शहबाज शरीफ का बाहर आना नून लीग की सियासत में और नून लीग की बतौर अपोजिशन जो सियासत है उसमें क्या तब्दीली लाएगा, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ आज नेशनल असम्बली का इजलास, जिसके बारे में हम कल के शो में हम बात भी कर रहे थे कि जो करारदाद नेशनल असम्बली में पेश की गई है बतौर प्राइवेट मेंबर, अब्दुल अली खान साहब कल वो हमारे शो में भी बतौर मेहमान थे, तो उस करारदाद पे कोई हतमी फैसला होगा, तो कोई फैसला नहीं हो सका। बगैर कार्रवाई के आज का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। तो उस करारदाद के हवाले से कई सवाल उठाए गए हैं कि गवर्नमेंट ने मुआहदे किए तो किन शराइत पर किए, किस तरह किए, वो मुआहदे सामने लाने चाहिए और क्यों किए ये भी बताना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि ये जो सारा इवेंट हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो काफ़ी सारे सवाल अपोजिशन की जानिब से, मीडिया की जानिब से उठाए गए हैं और गवर्नमेंट ने इसका जवाब नहीं दिया। और साथ में ये भी कहा गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये करारदाद एक प्राइवेट मेंबर ने दी है, सो प्राइवेट मेंबर की करारदाद पर हम हुकूमती मौक़िफ़ नहीं दे सकते। और कल अब्दुल अली खान साहब हमारे शो में थे, वो भी ये कह रहे थे कि उन्होंने बतौर प्राइवेट मेंबर ये करारदाद दी है, तो हुकूमत का इसमें कोई मौक़िफ़ नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मौक़िफ़ है। तो इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे कि क्यों ये मामला इस कदर मिस हैंडल हुआ। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब लेफ्टिनेंट अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। और इफ्तिखार अहमद साहब हैं, अगर ज्वाइन कर चुके हैं फ़ोन लाइन पे। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जनरल साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो करारदाद पेश की गई जिसके बाद मुल्क में सारे हालात नॉर्मलाइज हुए, आज उस पर बहस होनी थी, इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया और अपोजिशन का मुतालबा ये था, अपोजिशन पार्टीज़ का, कुछ मीडिया का भाई, कि भाई जो मुआहदे आपने किए हैं उनको सामने लाया जाए, बताया जाए किन शराइत पर ये मुआहदे किए और वो शराइत क्यों रखी गई, और ये भी बताया जाए कि किसने पहली दफ़ा माना था कि हाँ वाकई हम फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल देंगे। देखिए, ये तो मुतालबा दुरुस्त है कि अगर कोई माहिदा हुआ है जो कि किया गया है, बताया भी गया है, तो अगर तो कोई माहिदे में ये भी शक थी, उनके साथ तय हुआ था तहरीक लब्बैक के साथ कि ये माहिदा खुफिया रहेगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा, तो फिर तो बात कुछ और है, समझ आती है। वरना ये पार्लियामेंट में इसको बता देने में कोई हर्ज नहीं। पार्लियामेंट को बताना चाहिए, कॉन्फिडेंस में देना चाहिए, क्योंकि आप उनके पास आप एक करारदाद बेशक प्राइवेट मेंबर लेके आए, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में बहस तो उस पर हो रही है। हाँ। तो गवर्नमेंट से जो भी सवाल किए जाते हैं वो बताना चाहिए और पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। रही बात ये कि इस पे बहस नहीं हुई, इसका कोई मेरे नहीं ख्याल के कोई इतना असर पड़ता है। बात तो करारदाद मौजूद है, जब भी पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगी तो बहस होगी। आज मेरा ख्याल है कोरोना की वजह से गालबन मेरा एक सवाल फ्रांस के सफीर के हवाले से भी था। अगर मैं सवाल कुछ यूं फ्रेम कर दूं कि अगर आप होते उस जगह पे और आपको कहा जाता कि जी मुआहदा कीजिए जाके, तो क्या आप इस बात पे मुआहदा कर लेते, एग्रीमेंट कर लेते कि हाँ जी मैं फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर कर दूंगा? मेरा ख्याल है ये मुआहदा नहीं हुआ कि मुल्क बदर कर देंगे। मुआहदा यही था कि करारदाद जो है वो लेके आएंगे हम नेशनल असेंबली में, और वो गवर्नमेंट ने किया तो उन्होंने खत्म कर दिया, अपने सारे एहतजाज वगैरह उठ के चले गए। क्योंकि मेरा अंदाजा यही है कि तय यही हुआ था। अब ये
गवर्नमेंट ने मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से अच्छा काम किया कि, और वैसे भी दूसरे मामलात में भी जहां फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज आते हैं उस पर पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को एक स्ट्रेंथ मिलती है उन चीजों से। मिसाल के तौर पे अगर आज पार्लियामेंट फैसला कर दे कि हमने इस फ्रांसीसी सफीर को निकालना है, तो उसके अच्छे बुरे का जो कुछ भी हो फिर मुल्क जिम्मेदार लेकिन होगा। जनरल साहब, जितने भी मुआहदे हुए, 3 मुआहदे हुए हैं इससे पहले, उन तीनों मुआहदों में पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर इमरान खान साहब की आ गई, तो 2 हुकूमतें, मुख्तलिफ हुकूमतें थी, 3 मुआहदे हुए, तीनों में पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया सर, बाईपास किया नहीं, गया। लेकिन पहले ये फ्रांसीसी सफीर वाली जैसा करारदाद आई, इस तरह की कोई करारदाद भी तो नहीं आई। अब ये चूंकि एक इशू आ ही गया है पार्लियामेंट में, तो मुआहदे में जब तक के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई उसमें नहीं है शिक, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट को ले लेना चाहिए एतमाद में। इसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब आप बहस करवा रहे हैं एक चीज के ऊपर, तो उनको पता तो हो कि आप बहस किस चीज पे करवा रहे हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मुतालबा है वो गलत नहीं है, इनको पार्लियामेंट में चीजें बतानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार अहमद साहब, पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए हुकूमत वक्त को TLP के मामले पे, लेकिन नहीं लिया। क्यों हुकूमत पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेना चाहती, और क्या वजह है कि मामला मिस हैंडल हो गया हुकूमत वक्त से? सर, मेरा ख्याल है कि मिस हैंडल का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया ये चले मुनासिब है। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नेंस का फुकदान है, डायरेक्शन का फुकदान है, उनको पता नहीं करना क्या है। मुआहदा करने वाले कौन थे, क्या उनके पास अख्तियार था कि एक ऐसे मुआहदे पे दस्तखत कर दें जो किसी गैर मुल्क से मुतल्लिक है, फ्रांस से मुतल्लिक है और एक एम्बेसडर से मुतल्लिक है, उसके निकाले जाने के मुतालबे से मुंसलिक है। क्या कभी नवंबर के बाद जिन लोगों ने दस्तखत किए, कभी उन्होंने बात पार्लियामेंट को बताई? क्या उन्होंने बात प्रेस को बताई? क्या उन्होंने बात ये बताने की कोशिश की कि उनको किसने इजाज़त दी थी कि इस किस्म का मुआहदा करें? अफराद तो मुआहदे नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन खारजा मुल्क के बारे में। इफ्तिखार साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि कालादम तहरीक लब्बैक ने फ्रांस के सफीर को बाहर निकालने का मुआहदा नहीं किया था। जनरल साहब यही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि करारदाद, मेरा ख्याल है मुआहदा पढ़ लिया जाए तो फिर बात की जाए, ऐसे ना बात की। देखना, एक मुआहदा है, करारदाद, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। करारदाद तो ऐसे ही पंजाबी में हम कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ने के लिए है। सवाल है कि जो नवंबर में एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। और मैं ये जानना चाहता हूँ एज ए पाकिस्तान की शहरी के तौर पे कि किसने ये हक दिया था उन लोगों को जिन्होंने दस्तखत किए कि इस किस्म का मुआहदा साइन करें जो इसमें फॉरेन अफेयर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें फॉरेन पॉलिसी के मामला हैं, जिसमें फिर हमारे साथ उनके इक़्तिसादी रिलेशन हैं, फिर हमने यूरोपियन यूनियन के साथ देखना हमारा क्या रवैया होगा, हम कहाँ भुगतेंगे, हम क्या जवाब देंगे। किसी ने सोचा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। आई डोंट बिलीव कि ये हुआ क्यों फिर। अब वो लोग जवाब देने को तैयार नहीं जिन्होंने मुआहदा किया। फिर उनको तारीखें देते रहे, कभी उनको कहते रहे हम जनवरी में कर लेंगे, कभी कहते हम फरवरी में कर लेंगे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ। और फिर जो हुआ वो आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, किस तरीके से गवर्नेंस नाकाम हुई, किस तरीके से एक ग्रोह ने आके पूरे के पूरे कई शहरों पे कब्जा कर लिया। और हमारे शहर में तो माशाल्लाह 100 से ज्यादा मुकामात पे उन्होंने ब्लॉकेट की। इसमें लोगों की शहादतें हुई, लोग अल्लाह को प्यारे हुए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, पुलिस टोटली आज डिमोरलाइज खड़ी है पंजाब में। ये वो कहते हैं। लेकिन इफ्तिखार साहब, सर आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, आप सियासतदानों को, मौजूदा सियासतदानों को बड़ा क्लोजली जानते हैं। ये बात बड़ी ताज्जुब से हम इस बात को समझते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं कि शेख रशीद जैसा वजीर दाखिला हो और तहरीक लब्बैक जैसी जमात हो और मामला मिस हैंडल हो जाए, गवर्नेंस के मसले आ जाएं, उसको हैंडल करने के मसले आ जाएं, उसकी एग्जीक्यूशन के मसले आ जाएं, ये बात समझ से बालातर है। सर, बात तो ये है कि मेरी समझ से बालातर ये बात है कि दस्तखत करने वालों ने किस चीज पे दस्तखत किए, वो अथॉरिटी कहाँ से लेके आए, किसने वो उनको इख्तियार दिया था। क्या किसी वजीर को ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के बैरूनी मामलात के अंदर कोई ऐसी कमिटमेंट किसी दूसरे या तीसरे फरीक से? फॉरेन मिनिस्टर तो कर ही सकता होगा इफ्तिखार साहब। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर भी करेगा आफ्टर गेटिंग दी कंप्लीट ब्रीफिंग फ्रॉम दी फॉरेन डिपार्टमेंट। ऐसे तो नहीं ना कि आपने कहा जी हम फ्रांस, आज वो फ्रांस है जिसमें वो सऊदी अरब का शहनशाह गया हुआ वहाँ पे, आज वहीं पे गया हुआ, वो रिसीव कर रहा है जिस आदमी के एम्बेसडर को आप निकालना चाह रहे हैं। वो भी तो मुसलमान मुल्क है या नहीं है? ये मसला है कि हम मुसलमान मुल्क होने की बिना पे अपना रवैया और रख रहे हैं, बाकी और मुसलमान मुल्क। लेकिन इफ्तिखार साहब, वो सर ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, मतलब मुझे आपके तर्जुमे में कभी कभी हमें सवाल भी नजर आता है, बिकॉज यू आर अ TV एंकर एज वेल, तो सहाफ़ी भी हैं आप।
तो सहाफ़ी के अंदर से सवाल निकल रहे, तो आपके तज्जियों से भी हमें सवाल मिल रहे होते हैं सर। इससे मिलते जुलते सवाल हम पिछले 3 दिनों से पूछ रहे हैं सर। वो कहते हैं जी पुरानी बात को छोड़ें, वो तो मुआहदा हो गया। नहीं होती, देखो बात सुनो, कोई चीज पुरानी नहीं होती। ये माजी में नवाज शरीफ को माफ करने को तैयार नहीं, असफ जारी को माफ करने को तैयार नहीं, तमाम चोर बिल्लों को माफ करने को तैयार नहीं, आगे जाने को तैयार नहीं। 3 साल पहले जिंदगी गुजार रहे हैं, वो ये माजी में नहीं रह रहे। और हमसे कहते हैं कि मुआहदा जिसने पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया है, जो लोग मारे गए, हाँ वो पुलिस वाले थे, हाँ वो टीएलपी के थे, तो वो लोग मरे या नहीं मरे? उनकी फिजिकल डेथ हुई या नहीं हुई? अगर फिजिकल डेथ हुई तो फिर उनको मारने वाले कौन हैं? अगर रियासत साहब ने ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया जी सर, कंटिन्यू प्लीज। अगर रियासत उन लोगों को गिरफ्तार करने की सलाहियत नहीं रखती तो रियासत के पास किस चीज की सलाहियत है? ये तो मजाक है। यानी कि आप सड़कें बंद कर दें, लोगों का दाखिला बंद कर दें, लोगों को अजाब में डाल दें, फिर पथराव करें, लाठीचार्ज हो, फिर इनके आदमी मरे, पुलिस के आदमी मरे, और कहा जाए जी बस गुंगलू से मिट्टी झाड़ के चले आगे चले। और फिर ये करारदाद है, इस करारदाद की वैल्यू क्या है? और इस करारदाद में लफ्ज है ही नहीं। वो तो है कि इसको जेरे बहस लाया जाए, बिल्कुल, उसको भी कमेटी की तरफ। अभी बहस भी नहीं सर, ऐवान से बाहर कमेटी को भेज करो, ऐसे ना खेल करो। ये तो वही हरकत है ना कि कोवर को कंट्रोल करने के लिए फौज को बुला लो। नहीं, उस पर भी आता हूँ सर। साबिर शाकिर साहब बहुत शुक्रिया सर। साबिर साहब, सर इफ्तिखार साहब थोड़े टाइम के लिए मैं 2 सवाल इनसे पूछना चाहूंगा। एक तो सर ये टीएलपी के साथ जो मुआहदा हुआ, इस पर जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी अपनी जगह, और दूसरा ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो इफ्तिखार अहमद साहब उठा रहे हैं कि भाई इनको हक किसने दिया था कि इस तरह का एग्रीमेंट करके ले आएँ, और फिर उनसे कमिटमेंट भी कर रहे हैं। और इसमें शेख रशीद साहब जैसे मंजे हुए सियासतदान भी हैं सर। तो क्या शेख साहब से ये जानबूझ के गलती हो गई, गवर्नमेंट इसको जानबूझ के मिस हैंडल कर बैठी, हुआ क्या सर? नहीं, ये पहला एग्रीमेंट तो नवंबर में हुआ था जब शेख रशीद साहब नहीं थे वजीर दाखिला, सो तेजाज शाह साहब। बट ही इंडोर्स साबिर भाई, ही इंडोर्स्ड एज वेल इन फरवरी। तो पहला मुआहदा वो हुआ था, इन्होंने उसके बाद एंडोर्स किया, उसके बाद कमिटमेंट की, और अगर कमिटमेंट किया तो उसको पूरा करना चाहिए था। और वो एग्रीमेंट अगर नहीं पूरा कर सकते थे, करना ही नहीं चाहिए था। दूसरा ये है कि वो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और ये हमारे यहाँ कल्चर है, बिल्कुल नहीं ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। और ये धरना, लॉन्ग मार्च, ये पाकिस्तान का सिस्टम को डिस्टेबल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माजी में भी हमने देखा, अब भी देखा। और सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन मामला ये है कि मामला ख़राब क्यों हुए जी, और फिर उसके बाद एग्रीमेंट को तोड़ दिया गया और दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद हालात ख़राब हुए, फिर वापस उसी एग्रीमेंट पे आए। तो उसमें भी इख्तलाफ था काबीना में, और कुछ वजीर थे जो चाहते थे कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, ज़रा जोशीले किस्म के थे, और थोड़ा सा एनलाइटेंड मॉडरेशन भी चाहते थे। और जो वजीर मजहबी अमूर और दीगर जो थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई हल्ला गुल्ला किया जाए। और अल्टीमेटली मामला वहीं का वहीं आ गया और करारदाद लानी पड़ी। अब करारदाद कौमी असम्बली में आ चुकी है, और अब अपोजिशन ने दोबारा, जाहिर अपोजिशन कब चाहेगी कि गवर्नमेंट को। साहब ये जो जितनी सारी आपने सर बातें की, इसमें कई सवाल हैं जिसके जवाब गवर्नमेंट देने से कतरा रही है। साद रिजवी को पहले क्यों गिरफ्तार किया गया? मुआहदा जिसने किया था उसने किस बेसिस पे किया, किससे पूछ के किया कि सफीर को बाहर निकाल दिया जाएगा? और फिर जब अपोजिशन कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, भाई वो हमारे सामने फ्लोर पर लाए जाएं, तो हुकूमत किसी भी बात का जवाब देने भी गवारा नहीं कर रही, ना फ्लोर पे, ना किसी टॉक शो में, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर। तो गवर्नमेंट कमजोरी का मुजाहरा कर रही है ना कि गवर्नमेंट को आना चाहिए, फ्रंट फुट पे बताना चाहिए, और इसमें कोई शुबा नहीं है। और अगर आप एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और अगर आप उसको तस्लीम करते हैं, आइन और कानून मानता है, तो फिर उसके साथ बिल्कुल करें तय, जैसे पीटीआई के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जैसे पीटीए के साथ एग्रीमेंट हुआ था, और ये माजी में भी होते रहे, और उसको फिर गारंटर्स भी होते हैं दरमियान में। बिल्कुल ठीक है सर, और वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आप ब्रेक के बाद शायद हमारे साथ नहीं होंगे सर। शहबाज शरीफ सब रिहा हो गए सर। शहबाज शरीफ की रिहाई को आप मुस्लिम लीग की सियासत पर और अपोजिशन की सियासत पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत अच्छा है, अपोजिशन के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन मुस्लिम लीग पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती थी, और मरियम सफदर साहबा की वजह से जो लोग थे वो काफ़ी नाराज़ भी थे, परेशान भी थे कि ये बनेगा क्या। एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है और उसको एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के आने से
वो जो अंदर की टूट फूट है वो ख़त्म हो जाएगी। और आई थिंक जो मेरे पास इत्तलात हैं, एक अंडरस्टैंडिंग शरीफ फैमिली के अंदर भी हो चुकी है और अब इसको लीड शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे। फिर जब कभी कोई ज़रूरत महसूस हुआ करेगी पॉलिटिकल प्रेशर के लिए, मरीम सफदर साहबा बिल्कुल आया करेंगी मैदान में और आके 2-4 डोज दे के चली जाया करेंगे। लेकिन सो जो रोल मरियम नवाज साहबा अब तक प्ले कर रही थी वो अब शहबाज शरीफ प्ले करेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब देखें, पार्लिमानी सियासत में एक कदावर शख्सियत का होना ज़रूरी था। हमजा शहबाज भी अंदर थे, शहबाज शरीफ भी अंदर थे। पार्लिमान में शहबाज और हमजा के बाद शरीफ फैमिली का कोई बंदा भी पार्लिमान में मौजूद नहीं था और मरियम सफदर साहबा डिस्क्वालीफाई हैं। तो अब हमजा शहबाज भी आ गए हैं, वो अपना पंजाब असम्बली संभालेंगे। शहबाज शरीफ आ गए हैं, वो कौमी असम्बली संभालेंगे और अपनी पार्लिमान के अंदर रह के एक मैच्योर किस्म की पॉलिटिक्स करेंगे। बिल्कुल सही। जनरल शुएब साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्लिमानी रोल में शहबाज शरीफ साहब और हमजा एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन परसेप्शन भी यही है और नज़र भी यही आता है कि जो इन्फ्लुएंस और जो रोल आज भी नवाज शरीफ का है और मरियम नवाज का है वो गुज़श्ता 3 सालों में तो इन दोनों का नहीं था। तो जो साबिर साहब बात कर रहे हैं, क्या इस रिहाई के बाद सूरत हाल वाकई बदल रही है? नून लीग की सियासत का मरकज़ जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा हो जाएंगे और क्या वाकई नवाज शरीफ और मरियम ये पावर उन तक ट्रांसफ़र कर देंगे? सर, मेरा ख्याल है ये एक असम्बली का अपना फैसला है और नवाज शरीफ और जो मरियम की एक इमेच्योर किस्म की सियासत थी, सिर्फ कन्फ्रंटेशन जिसमें कि कोई पॉलिटिकल विजडम नजर नहीं आती थी, कोई फिनेस नजर नहीं आती थी, वो खत्म हो गई, वो खराब हो गई। नतीजा ये है कि ये फैमिली ने फैसला किया होगा कि अब दूसरी ऑप्शन जो हमने रखी हुई है वो इस्तेमाल की जाए। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बड़ा वाज़ेह बताऊं, शहबाज शरीफ साहब जो जेल में थे, ये पहली दफ़ा इन्होंने अपनी जो जमानत की एप्लीकेशन थी, पिटीशन थी, वो वापस ले ली थी और अपनी मर्जी से ये गए थे जेल में जी। और फिर उन्होंने दोबारा मूव नहीं की और जब भी मूव करते तो लाहौर हाई कोर्ट हाजिर था, बड़ी जल्दी फौरन वो जमानत भी हो सकती थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो उन्होंने खुद ही नहीं की। अब मोस्ट प्रॉब्ली मियां साहब ने इजाजत दी है उनको कि अब आप बाहर आ सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल किया। जरा सब एक पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर, बड़ी माजरत, बहुत आगे निकल गए सर आप। सर, आपने मरियम नवाज की सियासत को इमेच्योर कह दिया। जितनी क्राउड पुलर वो हैं उतने बिलावल भी नहीं है। सिंध के अंदर भी अगर वो बिलावल के जलसे में जाती हैं तो जब वो डाइस पे आती हैं तो क्राउड में एक अजीब गर्मी और जोश होता है। वो बिलावल की दफा नजर नहीं आता, हम सब वहां पे थे सर। और वो अपोजिशन नजर आई मरियम की सूरत में, वो बिलावल की सूरत में या किसी और लीडर की सूरत में नजर नहीं है। आपने उस सारे टाइम को इमेच्योर करार दे दिया सर, क्यों? देखिए, बात यह है कि जब आप एक ही नारा देखें, अभी मसलन हुकूमत भी बात आगे छोड़ गई है, चोर है छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे, ये क्यों बंद हो गए इस पे? क्योंकि ये चीजें कारामद नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं है। इसी तरह जो मरियम काम कर रही थी वो शॉर्ट लिव्ड था, वो वक्ती तौर पे उससे बलबला पैदा होना था, लेकिन जब आपके पास कोई विजडम नहीं होती, आप सिर्फ दूसरे को नामतानी करते चले जाते हैं, तो इसमें भी ये खत्म होना है किसी जगह पे। उसके बाद आपको जरूरत होती है कि आप अवाम की बात करें, अवाम के लिए कोई हल निकाले। अगर ये कहें कि जी आटा चोर है, चीनी चोर है, ये वो करें, तो कोई उनको भी याद करा देगा कि आपके वक्त में भी चीनी 140 रुपए किलो गई है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है जरूरी होता है कि आप बिल आखिर अवाम के इशूज की तरफ आएं और लोगों को सियासत वो करके दे जो लोगों के फायदे की, अवामी सियासत। वही गवर्नमेंट की तरह एक ही नारा अगर लगाते जाएं, यानी वही एक, मैं समझता था कि उसका अक्स उन्होंने वापस रख दिया है कि ये चीनी चोर हैं, ये आटा चोर हैं, ये खा गए, ये लूट गए, फलान हो गए, ये इसके अलावा मुझे बता दें क्या सियासत। बिल्कुल सही। मैं इस पे लेता हूं कमेंट, एक ब्रेक पे जा रहा हूं और जरा इसके बाद अहमद साहब से यही पॉइंट लूंगा। नून लीग की सियासत में मरियम नवाज का रोल, जनरल साहब तो कह रहे हैं कि वक्ती था, अवामी नहीं था। एक ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब से पूछूंगा। वेलकम बैक। इफ्तिखार साहब, आज जनरल साहब के जवाब से मुझे आपका वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस वाला लेक्चर याद आ गया सर। तो जनरल साहब की बात को वजन इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि जनरल साहब ने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी एक्सप्लेन कर दिए
कि अगर शहबाज शरीफ चाहते तो वो आज से 4 महीने पहले भी बेल ले सकते थे। उन्होंने अपनी बेल वापस ली, मामलात उनकी फैमिली के अंदर, नवाज शरीफ के अंदर सेटल डाउन हुए, उन्होंने बेल ली और वो बाहर आ गए। अब वो एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे और मरियम नवाज की सियासत अब ज़रा थोड़ी सी पसे पर्दा चली जाएगी। और जो सियासत उन्होंने की, जनरल साहब का कहना यह है कि वो एक वक्ती सियासत, उसमें विजडम नहीं था, क्योंकि मैंने उस पर उनको ज़रा एक सवाल उठा दिया था कि वो क्राउड पुलर भी हैं, उनकी प्रेजेंस भी नजर आई गुज़श्ता 2.5-3 सालों में। सर कमेंट कर दीजिए इस पर। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो जनरल साहब हैं उनका कमेंट बेस्ट कमेंट है, बिकॉज वो बेहतर चीज़ों को देख रहे हैं, शायद हम उसको उस एंगल से नहीं देखते। पिछले दिनों एक किसी बड़ी अहम शख्सियत ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ से लाहौर की जेल में और उसके बाद उनकी जमानत पर वो चले गए हैं। जो हालात हैं पाकिस्तान में, अहम शख्सियत थी सर, वो किस तरह की थी? अहम शख्सियत थी। पाकिस्तान में हालात जो हैं सियासी वो बदलने वाले हैं। जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं, गवर्नेंस की जो नाकामी है, जिस बुरी तरह से नाकामी, आज आप खुद देख लें कि जो काम एसी ने करना था या एसपी ने करना था और अपने इलाके में लोगों को कोविड के जो पाबंदी एसओपी उस पर अमल करवाना था, ये काम म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का था, म्यूनसिपल के मुलाजमीन का था, उसके लिए हमने फौज को तलब कर लिया। इससे आप अंदाजा लगा दें कि हम गवर्नेंस में कहाँ खड़े हैं। नहीं, इससे ज्यादा फौज ने भी तो कुछ ना कुछ तो करना है ना सर, मतलब नहीं, ये नहीं, देखो दिस इज नॉट फेयर। मतलब फौज, मैं नहीं समझता, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं नहीं समझता कि फौज पाकिस्तान को इस किस्म के काम में लाया जाए। वो फौज पाकिस्तान है, उनको बॉर्डर्स पे होना चाहिए। अब जो है कि गवर्नेंस का ये जो सिचुएशन है, इससे जो उसके दोस्त भी हैं इमरान खान के, वो खुद बड़े परेशान है कि अगर गवर्नेंस इस तरीके से रेल करेगी तो देखें ये जो शख्स शहबाज शरीफ से मिला, जिसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने क्या कमिटमेंट्स की शहबाज शरीफ साहब से? मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि देखिए, मैंने कहा कि चीजों को तब्दील होना चाहिए, वरना जिस तरीके से डिरेलमेंट हो रही है, डिरेलमेंट इन द गवर्नेंस, ये बड़ी डेंजरस है। ये वफाक की इकाइयों को नुकसान पहुंचा रही है। गुज़श्ता रोज जो कोयटे में वाक़या हुआ है वो बड़ा खौफनाक है। सारे शहर में आप बोनट उठा उठा के गाड़ियां रोक रोक के लोगों को खराब करते हैं, जलील करते हैं, लेकिन एक गाड़ी जो है बारूद लेके उस होटल में चली जाती है जो बहुत सिक्योरिटी के अंदर है। तो गवर्नेंस पर किधर है, किस सतह पे है, किसकी है, कौन करेगा? ये मामला खराब हो रहा है, इसलिए लाने वाले भी अब सोचें अब क्या किया जाए। और ये जो करारदाद आई और करारदाद नहीं आई और जो कुछ हुआ और मुआहदा किया, जाके जेल में जाके आदमी 7 घंटे मुलाकातें करते रहे, फिर आके सुबह पर्चे खाली कर, पहले हमसे पूछ के पर्चे किए थे, उसको जो सड़क से उठा के ले गए, हमसे किसी से पूछ कर उसको सड़क से उठाया था। तो इस सब देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। नहीं तो ये गवर्नेंस आपसे देखना सर, 2 परसेप्शन मुझे आप दे गए। एक गवर्नेंस कोई और चला रहा है, एक गवर्नेंस आप इमरान खान से जोड़ रहे हैं और जिम्मेदार आप उस गवर्नेंस को कर रहे हैं जो इमरान खान से जुड़ी है। तो ये तो सर मतलब डबल स्टैंडर्ड हो गया, सॉरी टू से, बड़ी माजरत। हमारा डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ, ये तो फिर वो सोचे ना। देखो दोस्त, मैंने इमरान खान को हमेशा हर टीवी प्रोग्राम में 25 नंबर दिए हैं नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के पकड़ने और गिरफ्तार करने, उनको उल्टा लटकाने के लिए। मैंने हमेशा ये सवाल रेज किया था, पिछले 1.5 साल से मैं सवाल रेज करता रहा हूँ कि 75 नंबर और भी तो लेने हैं, इमरान नहीं लेने। उन 75 नंबर में गवर्नेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर गवर्नेंस ही नहीं आपकी होगी, आप खुद सोचें कि आज की हरकत में मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। बजाय के देखें, वो बच्चे कह रहे हैं जिनका O लेवल का एग्जाम होना है, वो चीख रहे हैं, उनके वालिदैन चीख रहे हैं, सारे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। उस पर उसने परवाह नहीं की और उसने कहा कि मैं फौज पाकिस्तान को बुला रहा हूं। खुदा का खौफ करें, कल फैसला करेंगे हम, ऐसा परसों फैसला करेंगे जब ज्यादा अमवात हो जाएंगी। अब ऑक्सीजन की जो पोजीशन है हमारे मुल्क में, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, ये गवर्नमेंट खुद शेयर कर रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है। तो जिस किस्म की इस तरह की गवर्नेंस नहीं चलती। मैं इस पर कमेंट ले लूं, मैं दोबारा आपसे शहबाज शरीफ पर ही आऊंगा सर, मैं जनरल साहब से कमेंट ले लूं प्लीज प्लीज प्लीज। जनरल साहब, ये इफ्तिखार साहब का कहना कि फौज को कोरोना के लिए तलब नहीं करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी टीम को एतमाद में लेना चाहिए था, ये मतलब बतौर सहाफ़ी या शहरी तो मैं यही समझता हूँ कि एक चीज़ प्रोसेस से चलती है, सूरत हाल एमरजेंसी की तरफ जाती है, उसके बाद फौज जैसे इदारे को इन्वॉल्व किया जाता है। सैलाब आता है, देहात बह जाते हैं, तब फौज को बुलाया जाता है, कश्तियाँ बुलाई जाती हैं, वो डाइवर्स बुलाए जाते हैं। अभी सैलाब आया नहीं, या सैलाब का अलार्म बजा नहीं, या बजाया नहीं गया, लोग डूबे नहीं या डुबोए नहीं गए, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि अगर वबा जिस तरह यहाँ फैलती तो हुकूमत कोई भी होती, अल्लाह ताला की तरफ से जो ये इस तरह की कैलमिटीज आती हैं, तबाही आती है, उसमें कौमें बेबस हो जाती हैं। मैंने अमेरिका में भी जो साइक्लोन वगैरह के आए हैं, मैंने देखा है कि वहाँ
इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद बेबस थे, दुनिया में मारी गई, बह गए लोग। तो ये तो एक ऐसा इशू है कि आज हमें इसे देखना है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों में तबाही मची हुई है, जो ये अल्लाह की तरफ से एक आफत आई हुई है। तो आफात को निपटाने के लिए अगर आप फौज से मदद लेते हैं तो लेने चाहिए, लेकिन मैं मसली समझता हूँ कि इस वक्त पे ये जरूरी नहीं था, ये नहीं करना चाहिए। इनको आप देखें ना कि इन्होंने दरमियान में कहीं वो एक टाइगर फोर्स बनाई थी, कोई और इस तरह के खाते खोले थे, वो किधर गए लोग, क्या हुआ उनका? क्योंकि उस वक्त भी तो यही कहा गया था कि ये इनको इस तरह करेंगे। मैं चाहता हूं कि अफवाज की इन कामों में कम से कम, जब आप बिल्कुल हुकूमत समझे कि और उनके पास जो उनका सिविल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओवर स्ट्रेच हो गया और उससे मजीद कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर आप बुला लें। लेकिन इसमें जो हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं, वरना तो कोई हर्ज नहीं, आप फौज को बुलाएं, जो जी चाहे करें। मसला ये है कि कोई खराबी हो जाती है तो इल्जाम फौज पे डाल दिया जाता है। अदारा एक ऐसा जो कि कौमी अदारा है, उसमें अगर उसके खिलाफ अवाम में नफरत किसी भी वजह से कोई भी फैला दे, तो ये वो फिफ्थ जनरेशन वॉर है, जहां पे अवाम की सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक फाइटिंग मशीनरी से दूर हटनी शुरू हो जाती है, और अवाम की सपोर्ट के बगैर फौज काम नहीं कर सकती। महाज पे जाके लड़ना जो है वो 200% अवाम की सपोर्ट की वजह से होता है, क्योंकि आपका मोराल, आपके पीछे खड़े हुए लोग आपको नजर आते हैं। अगर वो बदनाम कर दिया जाए, किसी जैसे अभी इलेक्शन में आपने किया, अभी हम बार बार इफ्तिखार साहब ये इस्तेमाल कर रहे थे कि जो लेके आए हैं, जो लेने वाले, भाई लेके आए हैं तो उनका कला कमा करो ना भाई। क्यों नहीं सबूत लेके आते आप लोग? क्यों नहीं अदालतों में घसीटते हैं लोगों? मैं भी चाहता हूं कि कोई किसी का कोई दखल ना दे इस मामले में, फौज का कोई काम नहीं है, लेकिन आप सबूत भी कोई ना लेके आए, केस भी कोई ना हो, हमारे यहाँ पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, उसमें भी कोई ना लेके जाए, तो सिर्फ एक जिल्लत फैलाने का काम हम अपने कंधों पे ले लें कि फौज को जलील करना। मेरे ख्याल में फौज को इससे बचना चाहिए, इनको हाथ जोड़ने चाहिए कि जनाब अपना काम आप करें, आपके पास भी मशीनरी है, सिविल मशीनरी को आप इक्विप करें और उनको इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो ड्रामा मैंने ये इलेक्शनों के बाद, कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर जिस इलेक्शन के ऊपर इल्जाम नहीं किया? अगर पिछला देख लें तो वो आरोज का इलेक्शन था, इसलिए कि आरोज बैठे हुए थे वहां कराने के लिए, वो इनके जुडिशरी से आए थे। फिर उससे पहले का अगर देख लें तो खुद हाथ जोड़ते रहे कि जी फौज करा दे, इलेक्शन करा दे, इस वजह से खुद ही फौज बिल्कुल। अच्छा, इस पे एक तफसीली कमेंट लूंगा इफ्तिखार साहब एक ब्रेक के बाद। सर ब्रेक के बाद, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। जनरल साहब कुछ कमेंट कर रहे थे, अगर जल्दी से मुकम्मल कर लें ताकि मैं रिस्पांस फिर इस पे लूं इफ्तिखार साहब का, क्योंकि इफ्तिखार साहब से शहबाज शरीफ वाली बात मैंने पूछ के शो एंड करना है सर। कह रहा था कि यहाँ पे शर्म हया की किल्लत है, जो हारता है उसने किसी न किसी पे इल्जाम डालना है, ये तारीख है, हमने भी इससे कुछ नहीं सीखा, और ये खुली जबान छोड़ी हुई है, जो जिसका जी चाहता है वो कीचड़ उछाल के फारिग हो जाता है। लेकिन सर ये जनरल साहब सिर्फ फौज को ही क्यों मुर्द इल्जाम ठहराने की रिवाज पड़ गया इस मुल्क के अंदर सर? जवाब कि क्या जनरल बाजवा किसी के घर गया था कहने के लिए कि जी हमसे इलेक्शन कराओ? क्यों बुलाया था आप लोगों ने? और अगर शक था तो क्यों नहीं इतराज किया आप लोगों ने कि जी इनसे ना कराएं इलेक्शन? रोना आप रोते हैं कि सेंसस कराना तो फौज से करा लें, इलेक्शन कराना तो फौज से करा लें, हर काम उनसे करा लें, और बाद में कीचड़ भी आप उछालते रहें। आप इंसान है, क्या बला है? ये सोचने की बातें हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपको बताऊं, 2 दिन पिछले जो 2-4 दिन में हुआ है, शहबाज शरीफ की जमानत नहीं हुई, वो जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही कि अब ये बाहर आए। अगले दिन जमानत हो गई, वो इस्टेब्लिशमेंट ने जी बातचीत तय कर ली, अब वो इसलिए बाहर आ गई। भाई खुदा के बंदे, ये एक ही दिन में इस्टेब्लिशमेंट 2-2 काम कैसे कर रही? इफ्तिखार साहब सर ये सर पॉइंट बड़ा वैलिड सर। मैं उस टाइम नई जर्नलिज्म शुरू की थी जब 13 के इलेक्शन हो रहे थे, फिर 18 के भी देखे बतौर रिपोर्टर सर। ये तो हुकूमतें मिन्नतें समाजतें करती हैं कि फौजी दे दो, ट्रक दे दो, जवान दे दो, तो फिर एतराज़ भी हम उठा देते हैं सर। ये तो गलत बात है सर। देखें आप, मेरे ख्याल है दोनों जानबूझ के इस सिचुएशन को इस तरफ ला रहे हैं। मुझे फौज से कोई गिला नहीं, लेकिन फौज को कोविड की कंट्रोल के लिए मार्केटों में भेज के दुकानें बंद करवाना और उसका आवाम के सामने इस तरीके का रोल देना,
मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इस तरह गली मोहल्लों में फिर के दुकानें बंद कराती फिर। आई एम सॉरी, मैं ये रोल नहीं उनको देना चाहता। इसमें उनकी भी बेहतरी है, मेरी भी बेहतरी है। मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता तो इस तरीके से इंटरेक्शन में। नहीं, वो तो सर जनरल साहब भी कह रहे हैं कि अपनी सिविल मशीनरी को इस्तेमाल में लाना चाहिए। नहीं, वो सिविल मशीनरी है ही नहीं भाई। मैंने तो कहा है कि मैं हर प्रोग्राम में पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूँ, मिस्टर इमरान खान 25 नंबर तुझे मैंने दिए, जिसको मर्जी उल्टा लटका, जिसको मर्जी जेल में डाल, जो मर्जी कर, लेकिन बाकी 75 नंबर जो गवर्नेंस के नंबर है वो किसने लेने और किसने करना है। आज फौज को बुलाने का मतलब यह है कि आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गई, नाकाम हो गई। एसी गया, डीसी गया, कमिश्नर गया, डिप्टी कमिश्नर गया, एसपी गया, डीएसपी गया। सर इसमें फौज का तो कसूर नहीं है ना इफ्तिखार साहब, चीफ मैंने कहा है कसूर है। डिड आई से इट? नो, आई हैव नेवर सेड कि कसूर किसका है। कसूर तो कसूर वालों का है। सो आज कसूरवार इमरान खान हुआ कि वो फौज को बुला रहा है। 2013 में जरदारी कसूरवार था कि उसने फौज को बुला के इलेक्शन करवाए। 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट कसूरवार थी कि उसने बुला के। मेरा कोई तल्लुक नहीं है सारी डिबेट से जो फौज के हवाले से इसको आप कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये जो कहना था मैंने कह दिया। आज के हवाले से जो आज की रियलिटी है मैं उसके हवाले से बात करूँ। माजी में फौज क्यों बुलाएगी, कब बुलाएगी, कैसे बुलाएगी, एक लंबी डिबेट है। इसके लिए कई दिन चाहिए, कई महीने चाहिए अगर कोई रैशनल बात कर रही है। सर अब मेरे सवाल पे सर आ जाए सर, टाइम खत्म हो रहा है सर। शहबाज शरीफ से मुलाकात किसने की, कमिटमेंट्स क्या हुई, क्यों शहबाज शरीफ साहब माने हैं कि मैं बाहर आ रहा हूँ? कमिटमेंट कोई नहीं है। चीज है कि पाकिस्तान के जो सलामती के जो अदारे हैं जी, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं देखना चाहते जिससे पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्योस पैदा हो जाए जिस क्योस से हमारे मुल्क के दुश्मन फायदा उठा सकें। इसलिए सलामती के अदारों का ख्याल है कि ये जो चल रहा है निज़ाम, इसमें बेहतरी के लिए हमें लोगों को जो इस खेल के इस फील्ड के खिलाड़ी हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, दूसरे खिलाड़ियों से भी, और देखना चाहिए कि जो 2023 के इंतखाबात होने हैं उससे पहले इस निज़ाम में क्या उनका रोल हो सकता है और क्या हुकूमत का रोल हो सकता है। इन दोनों के दरमियान एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी कोशिश हुई है। अगर हुई है तो बुरी नहीं हुई। एक बात अपना जनरल साहब ने बड़े आपको वाज़ेह अंदाज में बताया कि उनकी फैमिली में क्या तय हुआ, कैसे तय हुआ होगा। मैं 60% जनरल साहब की बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि उनका कहना बिल्कुल ठीक है। बाकी हर पॉलिटिशियन का हक है कि वो आके पॉलिटिक्स करे और ये करेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पर। अब इसका अंजाम क्या होता है, इधर बात जाती है। हमारे अदारे का तो ये हाल है, असेंबली में जो आज हुआ आपके सामने है, एक करारदाद लेके आए, प्राइवेट मेंबर से करवाई अपने से, उस करारदाद पर डिबेट करने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में ही हो रहा है। बाहर गवर्नेंस का ये हाल है कि हमें गलियों मोहल्लों में, बाजारों में और शॉपिंग प्लाजा के अंदर फौज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, भी दुकानें बंद करो 6 बजे। इससे अंदाजा लगा ले हम खड़े कहाँ हैं। खुदा का वास्ता है, बिल्कुल माई कंट्री, दिस इज योर कंट्री, जनरल हम सबका मुल्क है, हम सबका मुल्क है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आपको लगता नहीं इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं? कानून साजी के लिए पार्लियामान है, फ्लोर बना हुआ है, 2 हाउसेज हैं, वो कहते हैं दफा करो जी, क्या करना कानून साजी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं, करारदाद मुल्क खून में नहला गया कि एक टेंशन बनी रही, वो टेंशन खत्म हुई है करारदाद की वजह से। उसमें कहा गया कि इस पे बहस ना करो, इसको कमेटी के पास भेज दो। तो हर हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से आप खुद मान रहे हैं, हम तीनों बैठे कि फेल हो गई गवर्नेंस, तभी फौज को बुला लिया, तो एक्सपोज हो गए शायद इमरान खान और तहरीक इंसाफ। कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर आपके। देखिए, एक्सपोज वाली बात आप करें कि आज हो गए, नहीं, एक्सपोज तो हर स्टेप पे गवर्नमेंट होती रही है। उसकी वजह यही है कि इसमें बहुत सारे इशू, अगर हम ये तजिया करें तो इसमें कुछ और भी अवामिल निकल आएंगे। मिसाल के तौर पे ये जो अभी पीएलपी की जो तहरीक थी, सर 60 सेकंड्स है मेरे पास जनरल साहब, सिर्फ 60 सेकंड्स। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल देखना होगा। मिसाल के तौर पर लाहौर में पीएमएलएन ने क्या रोल इसमें अदा किया है, ये तहरीक क्यों बिगड़ी है, ये भी एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट और चीजें मौजूद हैं। और अगर आप उनको सामने रखें तो आपको क्या रिपोर्ट्स मौजूद है कि नून लीग ने इसको प्रोवोक किया या इनिशिएट किया या क्या भड़काया है? बिल्कुल, उनके वर्कर भी शामिल थे। अब ये चीजें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू होगी। लाहौर में जो टीएलपी करती रही उसमें नून लीग शामिल है, नून लीग के वर्कर्स शामिल है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फैजाबाद का पहला धरना हुआ था और उस पर पीटीआई शामिल थी। ये मुश्किल ये है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी एक सिचुएशन से अपना काम चलाना चाहती है, गेन करना चाहती है।
उस वक्त आपको याद नहीं है कि शेख रशीद भी वहां पे पहुंचा करता था तकरीर करने इमरान खान कहते थे मेरी ख्वाहिश है मैं उस धरने में जाऊं। यही तो रोना है कि जब आप एक सिचुएशन आती है उसको उस वक्त ये नहीं सोचते कि कल ये मेरे ऊपर भी आ सकती है। बहुत शुक्रिया सर, तो टाइम खत्म हो गया, बड़ी माँ खत्म हो गया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार अहमद साहब बहुत शुक्रिया, साबिर शाकिर साहब भी मेरे साथ थे कुछ वक्त के लिए, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ख्याल रखिएगा और कोरोना में अपने आप को भी बचाइए, लोगों को बचाइए, SOPs का ज़रूर ख्याल करिए और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।